All right, ji. Assalamualaikum everyone, and welcome to the webinar on alternating weather conditions and public health in Pakistan. आज हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे in mixed languages, English and Urdu, and we are going to also discuss about two important factors, जिसमें हम climate change के बारे में बात करेंगे और उसके बाद हम health impacts के बारे में बात करेंगे. So to start with the climate change part, I'll be doing that one. और अरीबा डॉक्टर अरीबा जो हैं ये medical impacts, health impacts on public health after the climatic changes that which are happening around the globe उनके ऊपर बात करेंगे. So तो हम स्टार्ट यहाँ से करेंगे कि पहले हमें ये पता होना चाहिए कि वेदर क्या होता है और क्लाइमेट क्या होता है. आई नो दिस इज वेरी बेसिक इंफॉर्मेशन, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि हम जब इनिशिएट कर रहे हैं कोई चीज़ तो हमें उसके बेसिस पता होने चाहिए. तो वेदर जो होता है बेसिकली एक ऐसी स्टेट होती है जो डेली बेसिस पे प्रिवेल कर रही होती है. फॉर एग्जांपल आज क्या वेदर है, कल क्या वेदर होगा, परसों क्या होगा. आज फॉर एग्जांपल मैंने अभी वेदर चेक किया तो इस्लामाबाद में 22 डिग्री सेंटीग्रेड था, ठीक है, और सनी था, कोई बारिश नहीं है, कोई प्रेसिपिटेशन नहीं है, कोई स्नो नहीं है, कोई ऐसा नहीं कुछ. क्लाइमेट जो होता है वो इसी सारे वेदर का हम एवरेज ले लेते हैं. फॉर एग्जांपल हम पूरे साल एवरी डे बेसिस के ऊपर जो वेदर होता है और जो एवरेज टेम्परेचर होते हैं या प्रेसिपिटेशन होती है, इनकी हम एक कलेक्टिव रीडिंग लेते हैं और हम कहते हैं कि जी इस साल का एवरेज वेदर ये था, एवरेज टेम्परेचर ये थे, एवरेज प्रेसिपिटेशन ये थी. फिर उसके बाद अगर हमने क्लाइमेट देखना होता है किसी जगह का तो वो बहुत सारे सालों का वेदर होता है जो कि उसके क्लाइमेट को डिटरमिन कर रहा होता है. सो फॉर एग्जाम्पल एटलीस्ट 1 से 2 डेकेड्स या सजेस्टेड ये रिकमेंडेड ये कि एटलीस्ट 3 डेकेड्स का वेदर का एवरेज आप लें तो आपको पता लगता है कि उस जगह का क्लाइमेट क्या है. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस्लामाबाद की बात करूं तो अगर इसका हम 30 ईयर्स का अगर वेदर एवरेज निकालते हैं तो हमें पता चलता है कि 20.3 डिग्रीज जो है वो एक एवरेज क्लाइमेट रहा है, एवरेज टेम्परेचर रहा है. और कुछ 39.34% मिलीमीटर जो है वो रेनफॉल का एवरेज रहा है. तो इससे डिटर्मिन होता है कि ये क्लाइमेट था, इस जगह का ये क्लाइमेट है जो इस वक्त है. इसके साथ ही जो अगले इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो ये हैं कि दो चीज़ें हैं जो डिटर्मिन करती हैं, जिसके बारे में मैं ऑलरेडी मैं बात कर भी रही हूँ कि एक आपका जो टेम्परेचर होता है और दूसरी आपकी जो प्रेसिपिटेशन होती है जिसको हम रेनफॉल या पानी या ह्यूमिडिटी से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं, फैक्टर्स होते हैं, ये होता है. तो प्रेसिपिटेशन की जब एवरेज लेते हैं तो उसके अंदर हम रेन का भी लेते हैं, स्नो का, हेल का, इन सब चीज़ों को इकट्ठा हम एवरेज कर लेते हैं. लेकिन जब हम टेम्परेचर लेते हैं तो वो तो फिर एक ही चीज़ होती है, उसमें ऐसे उस तरह वेरिएशन नहीं होती. बाकी आपका जो डेली आपकी जो सनी है या विंडी है या स्टॉर्म है वो दैट इज फिजिकल अपीयरेंस ऑफ दैट टेम्परेचर. तो ये दो जो फैक्टर्स हैं ये डिटरमिन करते हैं कि आपका क्लाइमेट किस तरह बनता है. उसके बाद बात आ जाती है कि क्लाइमेट चेंज क्या होता है. क्लाइमेट चेंज को जब हमने देखना होता है तो फिर सबसे पहले हम कहते हैं कि जो क्लाइमेट होता है वो एक कंसिस्टेंट चीज होती है, बार बार चेंज नहीं होता, डेली बेसिस पे चेंज नहीं होता, हर साल चेंज नहीं होता. क्लाइमेट जो है वो ओवर द डेकेड्स चेंज होता है. और ये जो चीज है हम समझते हैं कि ये ऐसा कांस्टेंट है जो अगर आप बिलियंस ऑफ इयर्स पीछे चले जाते हैं तो आपको पता लगता है कि क्लाइमेट जो है वो बहुत सैकड़ों सालों तक जो है वो चेंज नहीं हुआ. लेकिन 18th सेंचुरी के बाद जिसे हम कहते हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो फेज था, इसको साइंटिफिक लैंग्वेज में एंथ्रोपोसीन भी बोलते हैं इसको. जो जियोलॉजिस्ट हैं उनको इस चीज की अवेयरनेस होगी काफी हद तक. तो एंथ्रोपोसीन के बाद या आपके इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद 18th सेंचुरी के बाद, जिसके बाद बहुत ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसेज और बहुत ज़्यादा पोल्यूशन जो है वो आपके इन्वायरमेंट में आई और आपके वर्ल्ड अराउंड द वर्ल्ड आई, आपके ग्लोब के अंदर आई. उसके बाद आपका क्लाइमेट जो है वो ड्रामेटिकली चेंज हुआ है. जो क्लाइमेट सदियों में चेंज नहीं हुआ था, सैकड़ों सालों में चेंज नहीं हुआ था, वो हर 30 साल में चेंज हो रहा था. आज तक चेंज हो रहा है क्योंकि हम इंडस्ट्रियलाइजेशन को रिड्यूस नहीं कर पा रहे. हमारी जिस तरह पॉपुलेशन बढ़ रही है उसी तरह हमारी नीड्स भी बढ़ रही हैं, जिसकी वजह से हमारी इंडस्ट्रियलाइजेशन भी बढ़ रही है. और जितनी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही है उतना आपके जो एटमॉस्फेरिक एमिशंस हैं वो बढ़ती जा रही हैं और उसकी वजह से आपका जो क्लाइमेट है, आपके टेम्परेचर्स बढ़ रहे हैं और आपकी प्रेसिपिटेशंस भी जो है वो ज़्यादा फ्रिक्वेंट होती जा रही हैं, ज़्यादा रेनफॉल्स हो रही हैं, जिसकी वजह से फिर फ्लड्स भी आ रहे हैं, जिसकी वजह से आपको ड्राउट्स भी हो रहे हैं कुछ जगहों पे.
फिर एक्सट्रीम वेदर्स को हम फेस कर रहे हैं, कहीं पे बहुत ज्यादा गर्मी बढ़ गई है, कहीं पे सर्दी बढ़ गई है, जिसमें से गर्मी जो है वो ज्यादा बढ़ी है अराउंड द ग्लोब, और सर्दी जो है वो कम इलाकों में बढ़ी है, बहुत कम। इसी तरह से डेकेड्स के बाद जो चेंजेस आए हैं, इनको प्रूव करने का तरीका ये है कि हम इनके बारे में ऑब्जर्वेशंस करते हैं कि क्या क्या चेंजेस हुए हैं, और वो ऑब्जर्वेशंस हमारी क्या हैं, जो हमारे एविडेंसेस हैं वो क्या है। द फर्स्ट थिंग इज कि हमारा जो नाइनटीन सेंचुरी जो है, 1900 से ऑनवर्ड्स 0.6 डिग्री सेंटीग्रेड वर्ल्ड का जो टेम्परेचर है वो रेट इंक्रीज हो गया, विच इज अलार्मिंग। और हम इसी तरह से बात करते हैं कि जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड जो है, पार्ट्स पर मिलियन कितनी होनी चाहिए। पार्ट्स पर मिलियन आपकी 350 पार्ट्स पर मिलियन तक जा चुकी है, जो कि इतनी नहीं होनी चाहिए थी कार्बन डाइऑक्साइड आपकी। अब बहुत सारी मूवमेंट्स ऐसी चल रही हैं जो कहती हैं कि 350 पे इसको स्टॉप कर दिया जाए। अगर इससे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड पार्ट्स पर मिलियन बढ़ गई आपके वर्ल्ड में, तो आपकी ग्लोबल वार्मिंग जो है वो अनकंट्रोलेबल हो जाएगी, और आपकी क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट जो है वो अनकंट्रोलेबल हो जाएंगे। इसी तरह से आप देखें कि 1990s का जो डेकेड था, 19 पिछले सेंचुरी के अंदर, उसको कहा जाता है कि वो वन ऑफ द वार्मेस्ट डेकेड्स था। लेकिन नो वंडर के उसके बाद का जो डेकेड्स आ रहे हैं, अगर हम उनको भी देखें तो हो सकता है कि वो 1990 से भी ज्यादा वार्म हो जाए। जब ये साइकिल कंप्लीट होगा 30 इयर्स का, तो फिर हम देखेंगे 1990 से लेके 2030 तक क्या बना, कितना चेंजेस आए। इसी तरह से आपका जो लास्ट 25 इयर्स में आपके जो ग्लोबल टेम्परेचर है या ग्लोबल क्लाइमेट है, वो वार्म ज्यादा हुआ है और कोल्ड कम एरियाज में हुआ है, जैसे मैंने पहले आपको बताया। उसके अलावा क्या चेंजेस हुए हैं, उनमें है फॉर एग्जांपल सी लेवल राइज है। आपका एक सेंचुरी के अंदर अंदर 20 सेंटीमीटर तक आपका ओशन जो है वो राइज हो गया है सी लेवल, विच इज अलार्मिंग, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि बहुत सारे कंट्रीज ऐसे हैं कि जो सी लेवल के बहुत ज्यादा नजदीक रहते हैं। अगर ये सी लेवल बहुत ज्यादा राइज हो गया तो वो कंट्रीज डूब जाएंगे, क्योंकि वो समंदर के ऊपर ही एग्जिस्ट करते हैं ऑलमोस्ट। और कुछ कंट्रीज ऐसे भी हैं जो सी लेवल से नीचे भी एग्जिस्ट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल नेदरलैंड, सी लेवल उससे ऊंचा है, कंट्री नीचे है, और अगर सी लेवल, और उसको आप जो पानी है ओशन का, उसको रोका गया है बहुत सारे वो बना के, डैम्स बना के, और अगर सी लेवल कंट्रोल नहीं हुआ तो वो डैम्स जो है वो कोलैप्स कर जाएंगे और पूरा मुल्क डूब सकता है। दिस इज जस्ट वन एग्जांपल एंड देयर आर मेनी कंट्रीज लाइक दैट। इसी तरह से ग्लोबल वार्मिंग के लिए हम कहते हैं कि जी क्या क्या चीजें हैं, ग्रीन हाउस गैसेस हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल्स हैं, जो बहुत ड्रामेटिकली जो है वो मिलियंस ऑफ ईयर्स में इंक्रीज कर गए हैं। अब मैं जो है वो आपको एक स्क्रीन शेयर करके आई वुड लाइक टू शो यू समथिंग। एक पिक्चर है, दिस वन। बेसिकली ये पिक्चर एक्सप्लेन कर रही है उस टॉपिक को जो हम आज डिस्कस कर रहे हैं, कि हमारी जो ड्राई विंड्स हैं वो किस तरह से आ रही है। अब जैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है बहुत ज्यादा, उसकी वजह से ड्राइनेस एटमॉस्फेयर में बहुत ज्यादा आ रही है। इस वजह से क्योंकि आपकी एक्सट्रीम जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं वो आपकी फास्ट फ्लोइंग विंड्स को भी आपके पुश करते हैं, और उसकी वजह से आपकी जो मॉइस्ट एयर है सारी की सारी वो आपकी ऊपर जाती है प्रेसिपिटेशन के लिए, और ड्राई एयर जो है वो नीचे सिंक करती है और उसकी जगह लेने की कोशिश करती है। तो अब बैलेंस जो है वो डिस्टर्ब इस तरह से होता है कि जितनी भी मॉइस्ट एयर है जब वो ऊपर जाती है, उसको वापस आने का मौका मिलने से पहले ही नीचे जो ड्राई एयर है वो बहुत ज्यादा एंटर हो चुकी होती है और बहुत स्पीड के साथ हो चुकी होती है। और इससे पहले कि बारिश हो, ड्राई एयर जो है वो अपनी एक्सट्रीम पे जा चुकी होती है, जो पहले इस तरह नहीं होता था लेकिन अब ऐसे होता है, जिसकी वजह से आपकी एटमॉस्फेयर में ओवरऑल जो ड्राइनेस है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। दूसरी जो इसके बिल्कुल साथ जो सेकंड पिक्चर है, इसमें आप ये देख सकते हैं कि ये कुछ साइंटिफिक एयर साइकिल्स हैं, डिफरेंट सेल्स बोलते हैं इनको, फॉर एग्जांपल पोलर सेल है, फेरल सेल है, थिंग्स लाइक दैट। तो ये जो है ये डिफरेंट साइंटिस्ट ने प्रपोज किया है कि एयर सर्कुलेट किस तरह करती है। किसी ने बताया कि अराउंड द ग्लोब पूरी सर्कुलेट करिए, किसी ने कहा कि छोटे छोटे सर्कल्स में, स्विल्स में सर्कुलेट करती है। ये सब डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे हैं कि आपकी जो ड्राइनेस है एयर की वो किस तरह से प्रोड्यूस हो रही है। इसके बाद हम देखते हैं कि ये क्लाइमेट चेंज है, ये आपकी ह्यूमन हेल्थ को किस तरह से इम्पैक्ट करती है। इसमें दो दो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। एक तो ये कि आपकी फ्रीक्वेंसी ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम्स जो है वो बढ़ जाते हैं। अगर पहले कम थे तो अब ज्यादा है। पहले आपको ड्राइनेस के इश्यूज नहीं होते थे, अब होते हैं। पिछले चंद दिनों में या 2 3 4 हफ्ते में हम ये बहुत ज्यादा फेस कर रहे हैं, ठीक है।
उसके बाद कुछ ऐसी चीजें होती हैं, फॉर एग्जांपल कुछ ऐसी डिजीजेस या ऐसी कोई वायरसेस होते हैं जो पहले नहीं होते थे, लेकिन अब क्योंकि शायद ड्राई एयर उनके लिए कंड्यूसिव है, उसकी वजह से वो प्रोड्यूस और रिप्रोड्यूस होना शुरू हो गए, जो कभी आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था। उस किस्म की बीमारियां पैदा हो रही हैं, जिसमें से मोस्ट प्रेवलेंट एग्जांपल वो है जो हम आजकल फेस कर रहे हैं, कि आपकी जो है स्किन ड्राई हो रही है, आपको नेजल ब्लीडिंग्स हो रही हैं, आपको जो है ना आपके जबान पे छाले निकल आते हैं। कुछ इसके बहुत पावरफुल इम्पैक्ट हैं जो हम खुद एक्सपीरियंस पर्सनल लेवल पे हर कोई कर रहे हैं। इसी तरह से जो आपकी ह्यूमन हेल्थ है, आपकी मेंटल हेल्थ है, आपकी फिजिकल हेल्थ है, वो आपकी जो है वो एट स्टेक आ गई है। फिर बहुत सारे जो इंसेक्ट्स हैं, फॉर एग्जांपल मॉस्किटोज हैं या टिक्स हैं, रोडेंट्स वगैरह हैं, इनसे पैदा होने वाली डिजीजेस की फ्रिक्वेंसी बढ़ गई है। फॉर एग्जांपल वेस्ट नाइल वायरस है या लाइम डिजीज है। इसी तरह से क्लाइमेट चेंज की वजह से आपकी जो है और भी कुछ ऐसी साइकिल्स हैं जो डिस्टर्ब हो गई हैं। फॉर एग्जांपल आपकी फूड चेन डिस्टर्ब हो गई है, आपकी वाटर की प्योरिटी जो है वो डिस्टर्ब हो गई है, आपका शेल्टर, आपकी सिक्योरिटी, हर चीज जो है वो एक स्टेक पे आ गई है, और वर्ल्ड सारा जो है वो अपनी हर कोई जो है वो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की थ्योरी जो है वो इम्प्लीमेंट हो रही है अराउंड द ग्लोब। और जो इन चीजों से फाइट करके अपने रिसोर्सेज की वजह से या अपनी फिजिकल पास की वजह से या फाइनेंशियल पास की वजह से जो सस्टेन कर सकता है वो कर लेता है, और जो नहीं कर पाता वो फिर नहीं रह पाता। So these are all the impacts which we are facing because of the ongoing climate change scenario around the globe. इसके साथ ही I think I'll hand over the stage to Dr. Ariba, जो आपको further बताएंगी कि health impacts क्या हैं और कैसे हैं, और इसकी remedies क्या हैं. Thank you so much from my side. Thank you, Ariba. Please, over to you. Thank you, Nushe. Thank you so much. We are already having a brief intro that I'm Dr. Ariba, and I would be discussing the health issues we are facing right now, specifically in Pakistan. क्योंकि all over the globe तो हम कोरोना वायरस की वजह से जो भी health issues आ रहे थे, या specifically हम कह सकते हैं कि जो सांस के मसले आ रहे थे वो तो हम face कर ही रहे हैं. But then later on, even in coronavirus, we've seen that सांस के मसलों के साथ साथ आपकी स्किन चेंजेस आ रही थी. ठीक है, वो बहुत लेटर हमें ये चीज़ आके रिसर्च में आई है कि जो जितनी भी आपकी सांस के मसले थे और स्किन चेंजेस थी वो आपस में इंटर रिलेटेड थी. सही है. तो आपने बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस किया कि हमारी क्योंकि डाइट चेंज हो गई है, फूड चेंजेस हैं, फिर उसके बाद इंटरनल हेल्थ हमारी डिस्टर्ब हो रही है, और अगेन सेइंग दैट के वायरसेस जो है एक स्पेसिफिक एनवायरनमेंट में ग्रो करते हैं. तो उस स्पेसिफिक एनवायरनमेंट की वजह से, उसकी ग्रोथ की वजह से जब हम एक चीज़ या एक डिजीज़ को डिस्कस करते हैं तो वो इंटर रिलेटेड होती है किसी भी दूसरे वायरस या किसी भी दूसरी डिजीज़ को ग्रो करवाने में. ठीक है. तो अब जैसे कि क्लाइमेट चेंजेस जब आ गए हैं तो क्लाइमेट चेंजेस आर लीडिंग टू अदर इश्यूज सच एज, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि वो फिजिकल कौन से चेंजेस ला रहा है. तो फिजिकल चेंजेस जब हम देखते हैं तो हमारी बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन जिसको हम डिस्कस भी करते हैं वो स्किन होती है. और जो ही कोई क्लाइमेट चेंज आता है या हम कोई रीजन चेंज करते हैं या हम इवन व्हेन यू मूव फ्रॉम योर रूम टू आउटसाइड, मतलब यू मूव फ्रॉम इनडोर टू आउटडोर, तो तब भी चेंजेस आते हैं. तो जो सबसे पहली चीज अफेक्ट होती है वो हमारी स्किन होती है, हमारे बाल होते हैं, हमारी obviously eyes because they are the external organ, nose, और ये सारी चीजें जो है सबसे पहले अफेक्ट होती हैं. तो डिस्कसिंग इट फ्रॉम द सिम्टम्स, क्योंकि सबसे पहले हम जब किसी भी चीज को मेडिकली डिस्कस करते हैं तो हम सबसे पहले उसके सिम्टम्स देखते हैं कि हम क्या चीज़ डिस्कस करने लगे. तो सिम्टम्स हमारे पास जो है वो सबसे पहले हमने देखा है इची आइज है, जैसे एलर्जिक सिम्टम्स होते थे, जैसे पोलन बहुत ज़्यादा थी, इस्लामाबाद में बहुत फेस किया सबने. जो ही एक सीजन चेंज होता है when we come to spring, सर्दियों से फौरन ही तो सबको sneezing और सीजनल कफ कोल्ड ये सारी चीज़ें आ रही होती हैं. तो दैट वाज पोलन. तो ये उसका थोड़ा एक्सटेंडेड वर्जन है, और इसमें ये है कि आपको इची आईज हैं, इची नोज है, और गले में भी आपको इस तरह फील होता रहता है कि देयर इज अ लॉट ऑफ एक्सेसिव ड्राइनेस. तो ड्यू टू द क्लाइमेट चेंजेस के हमारा मॉइस्चर जो है वो ऑलरेडी कम हो चुका है.
तो उसकी वजह से हमारी गला ड्राई हो रहा है, नाक ड्राई हो रहा है, फेस पे ड्राइनेस आ रही है। अब फेस पे ये होता है कि ड्राइनेस की स्किन की जो डिजीजेस होती हैं उसमें हम बहुत सारी चीज़ों को इलैबोरेट कर सकते हैं। जिस तरह के हम कहते हैं कि डर्मेटाइटिस हैज़ एवरीबॉडी हर्ड अबाउट इट, एंड एक्जिमा भी हम उसको कहते हैं। सो देयर आर ड्राई पैचेस इन योर स्किन, ठीक है? अब वो डिफरेंट इंटेंसिटी के हो सकते हैं। जैसे कुछ लोगों को सिर्फ ड्राइनेस हो सकती है कुछ स्पेसिफिक रीजन्स ऑफ योर फेस में, कि आप अराउंड द लिप्स देख सकते हो या ऑन योर चीक एरिया आप उसको देख सकते हो। लेकिन कुछ लोगों को जो है वो डैंड्रफ की तरह आपके बालों में भी जा सकती है, आपकी बैक पे हो जाती है। वो पैच जो होते हैं वो पूरी बॉडी पे आपके पड़े होते हैं। अब कुछ लोगों में ये होता है कि देयर इज फ्लेकीनेस ये होती है कि पूरा पैच वो उतर रहा होता है, ठीक है? एक खुश्की की तरह पूरी लेयर बनती है, जो आपकी अपर स्किन की लेयर होती है, और वो पूरी लेयर फ्लेक्स की तरह उतरी होती है। और कुछ में सिर्फ ये होता है कि देयर आर लाइक लिटिल क्रैक्स ओवर योर स्किन एंड यू गेट टू जस्ट सी देम फिजिकली, ठीक है? फिर उसके साथ ये हो रहा है कि अब हमारा जो एक्सटर्नल ऑर्गन ज़ाहिर है आँखें होती हैं, तो उसके बाद नाक आ जाती है। आँखें जब आपकी ड्राई होती हैं तो कुदरती तौर पे अल्लाह ताला ने इसके अंदर मैकेनिज़्म इस तरह बनाया हुआ है कि वो एक्सेसिव टीयर या एक्सेसिव पानी प्रोड्यूस करना शुरू कर देती हैं, जिसकी वज़ह से आपके आँसू जो हैं वो बहुत ज़्यादा आना शुरू हो जाते हैं। तो एक वो ऑलरेडी डिहाइड्रेशन हो रही है, फिर क्योंकि हम आजकल सीज़न जब चेंज हुआ है तो वैसे तो बहुत फ्लक्चुएशंस हैं, लेकिन सीज़न के चेंज होने की वजह से आपकी वैसी ही डिहाइड्रेशन स्वेटिंग की वजह से हो रही है। फिर हमेशा एक चीज़ का इनटेक और उसका आउटकम जो है वो इक्वल अमाउंट्स में होना चाहिए। जब हमारा आउटकम जो है डिहाइड्रेशन की वजह से, स्वेटिंग की वजह से, टीयरी आईज़ हैं, या जिस तरह भी हमारा पानी बहुत वेस्ट हो रहा है, लेकिन हम उसको उतना ले नहीं रहे, तो अल्टीमेटली भी आपकी बॉडी जो है वो डिहाइड्रेशन और ड्राइनेस की तरफ ज़्यादा जाएगी। तो करना ये होता है कि आपको हमेशा ये देखना है कि वो बैलेंस में रहे, ठीक है? उसका जो बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर है या जो आपकी स्किन को मॉइस्चर रिक्वायर्ड है ना, वो बैलेंस्ड रहे। तो इसलिए अब नोज़ का इंटरनल टेम्परेचर भी ज़ाहिर है वो डिक्रीज़ हो रहा है और वो ड्राइनेस की तरफ जा रहा है। तो हमारे नाक के अंदर छोटी-छोटी खून की शरेयानें होती हैं दैट आर यूजुअली कॉल्ड एज़ ब्लड वेसल्स, एंड वी हैव अ स्पेसिफिक एरिया इन आवर नोज़ जिसको हम लिटिल्स एरिया कहते हैं। तो उसमें ये होता है कि आपका जो जितनी भी ब्लड वेसल्स है ना वो बहुत छोटी बारीक होती हैं खून की शरेयानें, और वो वहाँ पे आके मैच कर रही होती हैं। तो जब उनको एक्सट्रीम ड्राइनेस फेस होती है, या हम नोज पिकिंग करते हैं, या हम नोज को ब्लो करते हैं, या कुछ लोगों को आदत होती है कि आपने सुबह मुंह धोया और जब आप यू स्टार्ट योर डे एंड यू ब्लो योर नोज एक्सेसिवली, तो आप उसको वो एक ट्रिगर फैक्टर देके तो आप उसकी जो ब्लीडिंग है उसको ट्रिगर कर रहे होते हैं। फिर क्योंकि एयर में मॉइस्चर नहीं है, आपके नाक को